नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल बंगाल समाचार की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें, साथ ही देश भर में कौन कौन सा योजनाएं अभी के समय में सरकार द्वारा लागू किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने आज उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने कोलकाता में गीता पाठ के कार्यक्रम में चिकन पैटीज बेचने वालों की पिटाई की थी। इन 3 हिंदू लड़कों को बुधवार को 2 वेंडर्स की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें कोर्ट ने जमानत दी तो शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा प्रोग्राम करके तीनों को सम्मानित किया। असल में हुआ यह था कि 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ का कार्यक्रम हो रहा था। देश के कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़का दिया और खुद चोरी चोरी एसआईआर फॉर्म भर दिया है। बीजेपी इसे लेकर लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार इसके उलट बयान दे रही है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान अब रहस्यमयी आंकड़ों की वजह से चर्चा का विषय बन गया है। 2002 की मतदाता सूची की जांच में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंतरिक विश्लेषण में लाखों मतदाताओं के पारिवारिक विवरण, खासकर पिता, माता और दादा से जुड़ी जानकारियों में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। यह डेटा न केवल तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है बल्कि बड़े पैमाने पर गलत या संदिग्ध एंट्रीज की आशंका भी पैदा करता है। भारत सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राशन कार्ड स्कीम 2025 के तहत बड़ी राहत दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत हर परिवार को सस्ता और कुछ मामलों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा राशन कार्ड से जुड़ी कई नई सुविधाएं और नियम लागू किए गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज और जरूरी सामग्री मिल सके। विधानसभा चुनावों में मिली बम्पर जीत के बाद केंद्र सरकार की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी, जिसके अनुसार कर्मचारियों को जुलाई से नवंबर 2025 तक का एरियर भी मिलेगा। 5वें वेतनमान के कर्मचारियों के डीए में 8% की बढ़ोतरी। नमस्ते दोस्तों, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्लासेस भी कंप्यूटर पर ही चलती हैं, लेकिन कई बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है, फ्री लैपटॉप योजना। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास मेधावी बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। अगर आप भी यूपी के स्टूडेंट हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप भी फ्री लैपटॉप योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को कोलकाता में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लोक भवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कई फुटबॉल प्रेमियों ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि टिकटों की कीमतें बहुत अधिक होने के कारण उन्हें कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक तक देखने का मौका नहीं मिल सका। इन्हीं शिकायतों के बाद राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र उन क्षेत्रों में शामिल है जहां मतदाता सूची से सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा शुक्रवार को जारी निर्वाचनवार आंकड़ों के अनुसार भवानीपुर से हटाए गए मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। यह संख्या पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में लगभग 4 गुना बताई गई है। आंकड़ों से दोनों क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर सामने आया है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गैंग ने हजारों की संख्या में युवकों को लूटा है।
ठगों ने आसनसोल डीआरएम कार्यालय का भी उपयोग युवकों को ठगने में किया है, जिसका खुलासा अनेकों मामलों में हुआ है। गुरुवार को आसनसोल डीआरएम ऑफिस में फर्जीवादा का एक नया मामला सामने आया, जहां नौकरी के लिए परीक्षा किसी और ने दिया और ज्वाइनिंग करने कोई और आ गया। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के दौरान मामला फंस गया। जांच के दौरान कागजातों में भी गड्ढबद्धि पाई गई। जो युवक नौकरी के लिए ज्वाइन करने आया था, वह बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र के बेलहर गांव का निवासी मिथिलेश कुमार है। राज्य के लिए कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। संवाददाता कोलकाता। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को यहां का दौरा करेंगे। प्रदेश भाजपा महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार को बताया कि पीएम मोदी 20 दिसंबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। वह नदिया जिले के राणाघाट लोकसभा क्षेत्र के ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले यहां एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां से राज्य के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को बंगाल बचाओ यात्रा के बाद माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम मेमारी नए बस स्टैंड के पास सभा के मंच से केंद्र व राज्य सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठकर देश के हुक्मरान बंगाल में करोड़ों घुसपैठिए होने का हौवा खड़ा कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है, जो जनगणना के बाद ही सामने आ सकती है। लेकिन केंद्र सरकार देश में जनगणना कराने के बजाय दुष्प्रचार करके जनता को भरमा रही है। मोहम्मद सलीम का दावा है कि ब्रिटिश शासन के समय से देश में जनगणना होती रही है। कोलकाता जादवपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने एक छात्रा के संविधान से संबंधित सवाल के जवाब में बाबा साहब आंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कौन है आंबेडकर, संविधान फाड़कर पानी में बहा दो। दरअसल स्नातक के दूसरे वर्ष के तीसरे सेमेस्टर की एक छात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रोफेसर अरूप भट्टाचार्य को भारतीय संविधान से संबंधित पाठ्यक्रम के कुछ प्रश्न पूछने के लिए फोन किया। जवाब में प्रोफेसर ने कहा कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, संविधान के टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा दो। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 की रानीगंज शाखा पश्चिम बंगाल में कारखाना और उद्योग बचाओ, काम बचाओ, जिला बचाओ, बंगाल बचाओ की मांग को लेकर दिसंबर की 7 से 15 तारीख तक पदयात्रा कर रही है। यह पदयात्रा रानीगंज के गिरजापाड़ा काठगादा से लेकर कोयला मजदूर संगठन कार्यालय के पास समाप्त हुई, जिसमें C2 के सदस्यों के अलावा किसान, खेत मजदूर, महिला, छात्र व युवा संगठनों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ के बाद सुकांता मजूमदार ने TMC पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया और कार्यक्रम को हाईजैक करने के आरोप लगाए। कोलकाता में मेसी को देखने के लिए पहुंचे लोग बेकाबू हो गए। लगभग 5 मिनट तक मैदान में रहने के बाद मेसी अंदर चले गए। इससे नाराज लोगों ने खूब हंगामा किया और स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और घर बैठे सिलाई का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं? भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन या 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार देने का एक सुनहरा मौका है। फ्री सिलाई मशीन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को 2 विकल्प मिलते हैं। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब जो किसान जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएंगे, उन्हें 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा, जिससे वे जैविक खाद, बीज और जरूरी उपकरण खरीद सकें। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ेगी, इसलिए यह योजना किसानों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था को लेकर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह खुद हजारों खेल प्रेमियों और प्रशंसकों के साथ अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनल मेसी की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं, लेकिन वहां जो अव्यवस्था देखने को मिली उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया।
मुख्यमंत्री ने लियोनेल मेस्सी और सभी खेल प्रेमियों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे राज्य की छवि को ठेस पहुंची है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अराजकता के एक दिन बाद रविवार को मुख्य आयोजक को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने स्टेडियम में जाकर स्थिति का जायजा लिया। राज्यपाल ने मुख्य सचिव मनोज पंत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेडियम के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। इससे पहले कोलकाता की एक अदालत ने अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान मची अफरा तफरी के मामले में इसके मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोलकाता के एक स्टेडियम में फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी को लेकर काफी तोड़फोड़ हुई। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा है। बीजेपी नेता ने लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई प्रशासनिक अक्षमता और नागरिकों के सार्वजनिक अपमान की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी नेता अधिकारी ने अपने पत्र में शनिवार को आरोप लगाया कि सार्वजनिक धन से बनाए गए स्टेडियम को राजनीतिक लोगों के लिए निजी दरबार में बदल दिया गया था। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ एक आपराधिक मामले में प्रमुख गवाह भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष की रहस्यमय मौत के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तम सरदार उर्फ सुशांत के रूप में हुई है, जो संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है और कभी शेख शाहजहां का करीबी सहयोगी था। उसे पिछले साल जनवरी में शाहजहां के आवास के सामने ईडी की टीम व केंद्रीय बलों पर हमले के सिलसिले में भी पहले गिरफ्तार किया गया था। डीआरडीओ ने 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत रोजाना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 2520 किलोमीटर तक का नो फ्लाई और नो शिप जोन लागू रहेगा। यह क्षेत्र अक्टूबर में हुए 1480 किलोमीटर के परीक्षण क्षेत्र से कहीं बड़ा है, जिससे लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण के संकेत मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत का यह कदम बांग्लादेश को लेकर रणनीतिक संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश की बढ़ते दुस्साहसपूर्ण बयानों के बाद क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरे को देखते हुए भारत की रणनीतिक तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।